हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये अपने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 जो था उसमें अपन ने बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रोसेस और उसकी टूल्स के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि उस प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो डील करती है किन चीजों के साथ में इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में ली जा सकती है। अब क्या क्या चीजों का अपन इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वो है फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह। और ये सब करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बनाएंगे जो कि अपन बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाएंगे, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगाई, प्लांट या एनिमल्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो सकते हैं? एक तो है मेडिसिन और थेराप्यूटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन हो सकते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपन डिजीज के अर्ली डिटेक्शन में काम में ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। मेडिसिन की तरह या थेराप्यूटिक्स की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी अपन इस चैप्टर में एप्लीकेशन से देखेंगे। जीएम क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे जो जनरली बाकी क्रॉप के मतलब उसके कंपेयर में ज़्यादा क्या होगी, पेस्ट रेजिस्टेंस होगी, उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ऐसा अपन सब समझेंगे अच्छे से। उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन, अब देखो ये अपनी बुक में इस वाले चैप्टर में है नहीं। जैसे कोई हैजार्डस सब्सटेंस है तो उसको डिग्रेड करने के लिए भी अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए किसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ओशन वगैरह में ऑयल जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए जो ऑर्गेनिज्म है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपन इस्तेमाल ले सकते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी भी 3 चीजें ऐसी है जिसमें और रिसर्च होना है। कौन कौन सा है? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और प्योर एंजाइम, मतलब या तो इंप्रूव ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या प्योर एंजाइम के फॉर्म में और अच्छे क्या बनाने हैं अपन को, बायो कैटालिस्ट बनाने। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अ कैटालिस्ट टू एक्ट, जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में बायो रिएक्टर पढ़ा था, उसमें और इंप्रूवमेंट करने हैं ताकि वो और ऑप्टिमल कंडीशन अवेलेबल करवा सके किसके लिए, कैटालिस्ट को काम करने के लिए। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपन ने पिछले चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसमें जो है प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट या और रिसर्च की जा सकती है। तो ये 3 फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में अपन अभी भी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, अभी भी काम चल रहा है और भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो बुक की इस चैप्टर की सबसे पहली जो हेडिंग है या सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर में दे रखी है। तो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल ऑप्शन, मतलब फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3 तरह के एग्रीकल्चर किए जा सकते हैं। एक है अपने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर में अपन फूड के प्रोडक्शन में या क्रॉप के प्रोडक्टिविटी पर काम करेंगे। अपन को क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए अपन केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी वो एक एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल है। इट इज अ इंक्रीज इन फूड सप्लाई और क्रॉप रिलेटेड टू इट, और स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 2 ही क्रॉप के केस में हुई थी, एक व्हीट और एक राइस। और ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर इन व्हीट की सप्लाई में, प्रोडक्टिविटी में सडन इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ था? यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, मतलब फार्म मैनेजमेंट वगैरह वो और अच्छे से किया गया। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनका इस्तेमाल किया गया। और यूज ऑफ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी, ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल किया गया जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रखती है। और इन चीज़ों से क्या की गई, एग्रीकल्चर की गई, और उससे मतलब प्रोडक्टिविटी में बूस्ट आया, जिसे अपन ने क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और वो एक एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कंटिन्यूस इस्तेमाल के लिए। दूसरे जो है एग्रोकेमिकल जो होते हैं वो पॉल्यूशन वगैरह भी फैलाते हैं, तो वो उनका हार्मफुल साइड भी है। मोर इंक्रीमेंट इन यील्ड इज नॉट पॉसिबल। देखो, एक जो फार्म लैंड होगी उसमें आप जितनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एग्रोकेमिकल इस्तेमाल करके एक लिमिट तक अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है।
दूसरा मेथड होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल फार्मिंग विदाउट यूज ऑफ हाई इल्ड वेराइटी, कोई भी हाई इल्ड वेराइटी का इस्तेमाल नहीं करते, एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में देखा था। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर नेचुरल वे इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मिंग के, लेकिन किसी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई एडवांस वैरायटी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये अपने कौन सी होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, अब तीसरा तरीका बचता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर करते समय ऐसी क्रॉप का इस्तेमाल करना है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनी हुई है। अब उसके क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो अभी अपन देखेंगे। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो तीसरा एग्रीकल्चरल मेथड अपन देखते हैं जो कि क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इन दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे अपन जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन स्पेशली क्योंकि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे वो अपन को समझना है। तो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो एक तो अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि क्रॉप जो है वो कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उनके टूवर्ड्स में और ज्यादा अच्छे से फाइट कर सके, एडॉप्ट कर सके, रजिस्ट कर सके। इसलिए अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे और फिर उसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हो सकता है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। अगर मैं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाऊं तो मुझे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम किया जा सकती है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। देखो, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने के लिए भी जीएम क्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एक जीएम टोमेटो होता है, टोमेटो का एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है जिसे फ्लेवर सेवर कहते हैं। ये एक्चुअल में टोमेटो की ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें जो टोमेटो बनते हैं वो प्लांट से निकालने के बाद जब अपन उसने कहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो आसानी से सड़ते नहीं है। मतलब नेचुरली जो टोमेटो है, मान लो कि वो जिस टाइम ड्यूरेशन में सड़ जाता है उससे भी कई दिनों ज्यादा तक अपन इनको क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा लॉस कम कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर रहा है। मतलब प्लांट को एग्रीकल्चर लैंड से अपन ने उसका जो भी यूजफुल प्रोडक्ट था निकाल लिया, उसके बाद जो अपन को नुकसान होता है उससे बचा रहे। जैसे कि टमाटर के केस में अपन खेती बाड़ी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद जो अपन ने टमाटर लिए, अब ये अगर आसानी से नहीं सड़ेंगे तो अपन को फायदा ही होगा। तो वो करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और टोमेटो की एक ऐसी ही मतलब अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती भी है, आप याद रखना कौन सी होती है, फ्लेवर सेवर। एक है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। मतलब प्लांट जो है मिनरल का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है उसको भी अपन क्या करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं। अब ये क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट जो होता है सॉइल से हमेशा जरूरत से ज्यादा मिनरल का इस्तेमाल करते हैं जितना उनको नीड नहीं है। मान लो उनको नीड है मान लो 5 ग्राम, लेकिन वो जो कंज्यूम करते हैं मतलब सॉइल से निकालते हैं वो अक्सर ज्यादा ले लेते हैं। तो इससे सॉइल में मिनरल की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और यही वजह है कि मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाकर ऐसी क्रॉप बनाना चाहता हूं जो अपनी नीड के हिसाब से ही क्या करे, मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी से खत्म नहीं होगी। ठीक है, और कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जो फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी और बढ़ा देंगे। तो इसका एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। अच्छे से सुनना, समझना, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। देखो, गोल्डन राइस भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इस क्रॉप को बनाते समय क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन की एक जीन जो होती है उसको अपन क्या करते हैं, राइस के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब राइस को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, किस जीन से किया गया, बीटा कैरोटीन की जीन से। अब राइस में बीटा कैरोटीन भी होगा, मतलब जब राइस जो अपन खाएंगे उसके साथ अपन को बीटा कैरोटीन भी मिलेगा।
बीटा कैरोटीन बेसिकली विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो अगर अपनी बॉडी में बीटा कैरोटीन जाएगा तो विटामिन ए भी बनेगा। इसका मतलब गोल्डन राइस जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, वो बाकी के राइस के कंपेयर में ज्यादा क्या देती है, विटामिन ए भी देगी। जो ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है वो तो देता ही है, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, विटामिन ए भी देंगे। अब क्वेश्चन उठता है इसे गोल्डन राइस क्यों कहते हैं, तो इनका जो कलर होता है वो स्लाइटली येलो जैसा होता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, गोल्डन राइस। 6 है क्रिएट अ टेलर मेड प्लांट। अब टेलर मेड प्लांट क्या होते हैं, ग्रोइंग प्लांट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर प्लांट का इस्तेमाल करें तो उसे टेलर मेड प्लांट कहेंगे। अब किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्च प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, फ्यूल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, एज अल्टरनेट रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री में वो रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ट्रेडिशनली जहां से कर रहे हैं वहां से तो कर ही रहे हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर में अपन सबसे पहला लेते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और एग्रीकल्चर में दो ही टॉपिक करेंगे, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप और एक करेंगे अपन पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। मतलब एप्लीकेशन तो अपन ने देख ली, डिटेल में अपन दो टॉपिक करने वाले। तो पहले अपन देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी कैसे बनाते हैं। तो दीज जीएम प्लांट हैव इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर में जिन जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे वो पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस शो करेगी, वो इंसेक्ट उसके ऊपर क्या नहीं कर सकेगा, ग्रो नहीं कर सकेगा। तो जितने भी बीटी प्लांट्स होते हैं, अब बीटी क्या है, बी क्या है, टी क्या है, वो अभी अपन समझेंगे। वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं। और इसका फायदा क्या है, ये डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज। अगर प्लांट खुद इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा तो अपन को इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब बी क्या है, टी क्या है, बीटी प्लांट क्या होगा, बीटी कॉटन से अपन ये पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब अपन डिटेल में देखते हैं बीटी कॉटन के बारे में। तो ये एक तरह की क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और कैसे बनाई गई होगी, नॉर्मल जो कॉटन है उसमें बीटी टॉक्सिन की एक जीन को इंसर्ट कर दिया गया, जो एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं अपन। इसमें बीटी टॉक्सिन की जीन है और ये कॉटन है, इसलिए इसे क्या बोला गया, बीटी कॉटन। और ये बीटी टॉक्सिन की जो जीन है वो अपन लाए बेसिलस थुरेंजिस, ये एक बैक्टीरिया है, उससे अपन ने क्या की, इसको एक्सट्रैक्ट की है। अब बीटी कॉटन जो है उसके पास क्या होती है, इंसेक्ट के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस होता है। एक एक करके अपन समझते हैं ये सब है क्या। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन जो होती है वो एक तरह का टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है, जो इंसेक्ट को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। अब कौन कौन से इंसेक्ट को किल कर सकती है, तो लेपिडोप्टेरियन जो कि तंबाकू बर्ड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म्स है, इनको किल कर सकती है। कॉलियोप्टेरन्स मतलब बीटल्स वगैरह जो होते हैं उनको किल कर सकती है। और डायप्टेरन्स बोले तो फ्लाइज, मॉस्किटो, इन सबको किल कर सकती है। अब ये कैसे किल करता है, या इसका जो ये प्रोटीन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो बैक्टीरिया जो है एक तरह का प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। और प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है इसलिए क्रिस्टल का क्राई, इसे क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। और अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट की किसी स्टेज में बनाता है। तो ये किस स्टेज में बनाता है, स्पोर स्टेज में क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। अब दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इन क्रिस्टल में क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, बोले तो इंसेक्ट को मारने की एबिलिटी रखने वाला प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन को अपन क्या कह सकते हैं, क्राई प्रोटीन, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, बीटी टॉक्सिन कह सकते हैं, ठीक है। ये जनरली जब बैक्टीरिया के अंदर स्पोर स्टेज में बनता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोटोटॉक्सिन होता है। यही वजह है ये बैक्टीरिया खुद को किल नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब ये बीटी टॉक्सिन या फिर ये प्रोटीन जो है किसी इंसेक्ट के अंदर चली जाए, वो इंसेक्ट इसे इंजेस्ट कर ले, खा ले, तो ये जो मतलब इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाती है। और सडनली कैसे एक्टिव हो गई, क्योंकि जो इंसेक्ट है उसकी जो गट होगी उसमें कौन सा मीडियम बनेगा, एल्केलाइन मीडियम मिलेगा। और उस एल्केलाइन मीडियम में ये सॉल्युबलाइज क्रिस्टल बना लेगी, मतलब एक्टिव फॉर्म बनाएगी। और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है वो क्या कर सकता है कि इंसेक्ट की जो मिड गट है उसकी एपिथेलियम सेल के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। इससे उसके इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट होंगे, पोर क्रिएट होंगे, सेल वहाँ की स्वेलिंग करने लगेगी, लाइसिस हो जाएगी, टूट जाएगी, और इससे इंसेक्ट क्या हो जाएगी, डेथ। वापस रिपीट करता हूँ। सपोज करो ये एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट ने बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस
किए हुए ऐसे स्पोर को कंज्यूम कर लिया, किसी भी मोड से कंज्यूम कर लिया, ये स्पोर इसके अंदर जाएंगे और जैसे ही इसके अंदर गए तो इसको क्या मिलेगी, एल्केलाइन मीडियम मिलेगी और एल्केलाइन मीडियम में ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होकर ये क्या करेगी कि उसकी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो एपिथीलियम जो होती है उस एपिथीलियम के साथ बाइंड हो जाएगी और वहाँ पर पोर क्रिएट करेगी। पहले तो सेल स्वेलिंग करेगी और फिर लाइसिस होने की वजह से वहाँ पर पोर क्रिएट हो जाएंगे जिससे उसकी इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ। तो अभी तक अपन बीटी कॉटन के बारे में क्या समझ चुके हैं, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, एक बैक्टीरिया से निकालते हैं, वो बैक्टीरिया इन तरह के इंसेक्ट को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। और कैसे किल करता है कि बैक्टीरिया अपनी स्पोर स्टेज में एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है, टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, जो अगर इंसेक्ट के अंदर चली जाए तो उसके एल्केलाइन मीडियम में जाकर एक्टिव हो जाएगी, उसकी गट में पोर क्रिएट कर देगी जिससे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये अगर इसके अंदर प्रोटीन बनती है ऐसी तो इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर कोई ना कोई जीन होगी जहाँ से ये प्रोटीन बनती है, तो उन जीन को कहते हैं क्राइजीन, क्राई प्रोटीन बनाने वाली क्राइजीन, या फिर क्राइजीन क्या बनाती है, बीटी टॉक्सिन बनाती है ऐसा भी लिख सकते हैं, क्राई प्रोटीन बनाती है ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 3 तरह की जीन अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एसी, क्राई फर्स्ट एबी। इसमें से क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एसी जो है कंट्रोल करती है कॉटन बॉल वॉर्म को और क्राई फर्स्ट एबी जो है वो कंट्रोल करती है कॉर्न बोरर्स को। ठीक है, अपन को क्या बनानी है, बीटी कॉटन बनाती है, इसका मतलब अपन को कौन सी जीन का इस्तेमाल करना है, इन 2 जीन का इस्तेमाल करना है। तो अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि बैक्टीरिया की ये 2 जीन जो होती है ये इंसेक्ट को किल कर सकती है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाली ये जो जीन है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एसी, इनको आइसोलेट करेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इसको नॉर्मल जो कॉटन होगी उसकी सेल में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे और इससे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगी बीटी कॉटन। अब क्या होगा कि ये बीटी कॉटन को जब इंसेक्ट, जो भी इसका पेस्टिसाइड इंसेक्ट है वो आएगा और इसकी क्रॉप का कोई बॉडी का जो टिश्यू है वो कंज्यूम करेगा, तो उसकी बॉडी में उस सेल में पहले से बीटी टॉक्सिन है। कहाँ से आया, क्योंकि अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था तो उसमें बीटी टॉक्सिन की जीन डाली थी, इसका मतलब हर सेल में क्या बनेगा, बीटी टॉक्सिन बनेगा। अब ये टॉक्सिन वाली जीन जो है जैसे ही इंजेस्ट करेगा वो इंसेक्ट, तो उसके अंदर गट में जाकर वो एक्टिवेट हो जाएगी एल्केलाइन मीडियम की वजह से, उसमें पोर क्रिएट कर देगी और वो मर जाएगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या और कोई प्लांट है जो इस तरीके से बनाया गया है, तो बीटी कॉटन के अलावा बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ठीक है, सोयाबीन, ये सारी वैरायटी भी बनाई गई है। अब कौन सी जीन का इस्तेमाल करेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एनसीईआरटी कहती है कि बीटी प्लांट बनाने के लिए जीन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो पहला तो टाइप ऑफ क्रॉप, आप कौन सी क्रॉप में जीन इंसर्ट करना चाहते हो और आप किस तरह के पेस्ट को मारना चाहते हो। जैसे कि कॉर्न बोरर्स को मारना हो तो क्राई फर्स्ट एबी, कॉटन बॉल वॉर्म को मारना है तो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एसी। तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो है टाइप ऑफ क्रॉप और टारगेट पेस्ट पे डिपेंड करता है। ये एक अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, देखो ये जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर चुके हैं बॉल वॉर्म से, और ये जो है फुली मैच्योर्ड कॉटन बॉल है। तो देखो अगर कॉटन बॉल मैच्योर होगी तो कुछ ऐसे दिखेगी जिसमें कॉटन भी दिख रही है, और अगर वो मैच्योर नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो अगर ऐसा नहीं करना है इसलिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, बीटी कॉटन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अपन ने एप्लीकेशंस देखी और एक एप्लीकेशन को अपन ने डिटेल में देखा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, बीटी कॉटन से समझा। अब अपन देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, और ये टॉपिक अपन निमेटोड पैरासाइट के टुवर्ड्स में रेजिस्टेंस से समझने वाले हैं। तो निमेटोड एक तरह का पैरासाइट होता है जो प्लांट, एनिमल्स, इवन ह्यूमन में भी क्या करता है, डिजीज फैलाता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एक निमेटोड का, मिलोडीगाइनी इनकॉग्नेसिया। अब ये जो अपने निमेटोड है ये बेसिकली क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट पर क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा और उसका रिडक्शन, मतलब ईल्ड में जो है काफी रिडक्शन कर देगा, मतलब प्रोडक्टिविटी काफी घटा देगा। अब अपन चाहते हैं कि एक ऐसा प्लांट हो जो इस पर्टिकुलर निमेटोड के टुवर्ड्स में रेजिस्टेंस शो करे, तो वो अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बना सकते हैं। कैसे, उसे अपन समझना है।
तो बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन फॉर्म अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे और वो प्लांट क्या करेगा, मॉडिफिकेशन के बाद में आरएनएआई प्रोसेस का, आरएनए इंटरफेरेंस, आई मतलब इंटरफेरेंस प्रोसेस का इस्तेमाल करके पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। अब पहला क्वेश्चन उठता है अपने मन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरएनएआई प्रोसेस होता क्या है, तो उसे अपन समझते हैं। आरएनएआई प्रोसेस जो होता है वो टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। किसके लिए होता है, ताकि सेल क्या कर सके, बाहर से जो पैथोजन आते हैं उनके टूवर्ड्स में डिफेंस हो कर सके, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग द साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एमआरएनए को साइलेंस किया जाता है। अब साइलेंस का क्या मतलब है, देखो एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन करके क्या बनाता है, प्रोटीन। तो अगर आरएनएआई प्रोसेस होता है तो वो एमआरएनए को अपन ट्रांसलेट करने से रोकेंगे, इसका मतलब उसे क्या कर देंगे, साइलेंस कर देंगे, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेल क्या इस्तेमाल करती है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, सॉरी आरएनए का इस्तेमाल करती है। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, इस एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा और इसे ट्रांसलेट करने से रोकेगा। अब अपन को ये समझना है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया कहाँ से, ये कैसे इस पर बाइंड करता है और कैसे इसके ट्रांसलेशन को क्या करता है, रोकता है। तो देखो यूकैरियोट सेल में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि अगर कहीं से भी उनके अंदर, अब ये कहां से आएगा वो भी अपन समझेंगे, अगर कहीं से भी उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाए तो उनकी बॉडी में, उनकी सेल में एक मैकेनिज्म होती है। तो उस मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, उनकी सेल में एक एंजाइम होगा जिसे कहेंगे डाइसर। ये एंजाइम क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और ये छोटे छोटे टुकड़े कहलाएंगे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, जिसे एसआई आरएनए कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं आरएनए के, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े से, उसके ऊपर आरआईएससी जो है कॉम्प्लेक्स आके जुड़ेगा। ये क्या होता है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखो इसके ऊपर आके जुड़ गया। अब ये क्या करेगा, इन दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को अलग कर देगा, पैसेंजर स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड को अलग कर देगा जिसे अपन गाइड स्ट्रैंड कहेंगे। और गाइड स्ट्रैंड पर ये खुद जुड़ा रहेगा। ये उस स्ट्रैंड को अपन गाइड स्ट्रैंड कहेंगे जिसका क्या होने वाला है, मतलब जिसके ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो एक जो अलग कर देंगे, एक पैसेंजर स्ट्रैंड अलग कर देंगे। अब इस जो पैसेंजर स्ट्रैंड है इसका तो डिग्रेडेशन कर देंगे, ठीक है। जो दूसरी गाइड स्ट्रैंड है ये बेसिकली ऐसी स्ट्रैंड है जो एमआरएनए को अपन रोकना चाहते हैं, उस एमआरएनए के इसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। मतलब मान लो कि ये एक ब्लू कलर वाला एमआरएनए है और इसको मैं साइलेंस करना चाहता हूं, तो इसको साइलेंस करने के लिए जो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। उस बेस पेयर के जस्ट अपोजिट बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जिस स्ट्रैंड पे होंगे उसे अपन गाइड स्ट्रैंड कहेंगे। अब ये क्या करेगा, आरआईएससी जो है वो इस गाइड स्ट्रैंड को क्या करेगा, इस एमआरएनए के ऊपर जाके जोड़ देगा। ऐसा करने से धीरे धीरे सारे मतलब जो एमआरएनए था उस पे छोटे छोटे से क्या होंगे, ये जितने भी एसआई आरएनए थे उसका गाइड स्ट्रैंड जाके ऐसे जुड़ जाएगा। और एक बार जब ये जुड़ जाएगा तो अलग अलग मेथड से ये इस एमआरएनए को ट्रांसलेट करने से रोकेगा। चाहे ये एमआरएनए का क्लीवेज कर दे, उसके खुद के टुकड़े कर दे, ये टारगेट एमआरएनए के, चाहे और किसी मेथड से ट्रांसलेशन को रोक दे। ये पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या कहलाता है, आरएनएआई कहलाता है। आरएनए ने इंटरफेयर किया एमआरएनए के ट्रांसलेशन में। एक बार वापस समझते अपन। लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, डाइसर जो एंजाइम था उसने इसके छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, और उन टुकड़ों को अपन ने क्या नाम दिया, एसआई आरएनए। ये एसआई आरएनए जो है, ये टुकड़े जो हैं वो किसके पास जाते हैं, आरआईएससी के पास जाते हैं। और ये क्या करता है, इनके दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देता है, एक को रखता है, जिसे गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। ये अक्सर स्ट्रैंड वो होगा जो किसी भी जो अपन डिजायर जो एमआरएनए जिसको साइलेंस करना चाहते हैं उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इसमें होंगे। ये उसके ऊपर जुड़ेगा और फिर उसका या तो टुकड़े कर देगा या फिर उसको ट्रांसलेट करने से रोकेगा।
अब क्वेश्चन उठता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया कहां से, ये वाला आरएनए कहां से आया। तो अपनी बुक लिखती है या तो कोई वायरस जिसका इन्फेक्शन हुआ उससे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ सकता है, या ट्रांसपोजोन जिन्हें जंपिंग जीन कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे आ सकता है। अब एक्चुअल में ये जीन क्या होती है, ये आरएनए इंटरमीडिएट से बनती है। देखो जैसे मान लो कि अपनी बॉडी में ये कोई पर्टिकुलर जगह है, तो इस जगह से पहले तो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और फिर आरएनए से वापस क्या बनेगा, डीएनए, जिसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहीं जाकर जुड़ सकता है। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जुड़ने वाले को कहते हैं अपन जंपिंग जीन कहते हैं, उन्हें ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। और ये प्रोसेस के समय बीच में आरएनए बना था, इसलिए अपन ने क्या लिखा, ट्रांसपोजोन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो एक तो यहां से क्या मिल सकता है अपन को, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल सकता है। अब यहां से कैसे मिलेगा, देखो मान लो कि जनरली जो डीएनए था उसमें ये जीन जो थी, ये स्ट्रैंड जो थी वो सेंस स्ट्रैंड थी। सेंस स्ट्रैंड बोले तो जो कुछ काम करेगी, और ये उसके जस्ट सामने वाली स्ट्रैंड है जिसे अपन एंटी सेंस कह देते हैं, ठीक है। और मान लो कि इस वाले जंपिंग जीन के प्रोसेस से जो वापस डीएनए बना है वो जस्ट उल्टा है, मतलब ये एंटी सेंस किसकी जगह आ चुकी है, सेंस की जगह, और सेंस किसकी जगह आ चुका है, एंटी सेंस की जगह। अब बाद में जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन के समय इससे क्या बनेगा, एक एमआरएनए, वो एमआरएनए किससे बनेगा, सेंस से। फिर इससे भी बन जाएगा क्योंकि ये भी तो बन चुका है सेल में, तो इससे जो बनेगा वो एंटी सेंस एमआरएनए बन जाएगा। इस वाले में तो इस वाले कोड, ये जो स्ट्रैंड था इसकी कॉपी से एमआरएनए बना, और इस वाले में इस वाले की कॉपी से बना। तो ये दोनों जो होंगे, देखो ये डीएनए में पहले से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये कौन सा होता है, 5' से 3', ये 3' से 5', इनमें पहले से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। तो एक आरएनए तो बन रहा है इसकी कॉपी से, और इस वाले में आरएनए बन रहा है एंटीसेंस की। तो ये जो दोनों आरएनए बनेंगे ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो या तो किसी वायरल इन्फेक्शन से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, या फिर इन ट्रांसपोजोन के फॉर्म से क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है। तो फिर यूकैरियोटिक सेल जो है इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसे क्या करती है, ओवरकम करती है, ठीक है। तो ये RNAi क्या था, अपना प्रोसेस था। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये निमेटोड के टूवर्ड्स में अपन को क्या मिल सके, रेजिस्टेंस मिल सके, वो अभी अपन देखते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो अपन कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे। देखो पहले अपन एक आर्टिफिशियल निमेटोड से ही एक आर्टिफिशियल जीन निकालेंगे, ठीक है। और मतलब अपन खुद एक जीन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। पहले इस टॉपिक को समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। ये अपन ने एक आर्टिफिशियल जीन बनाई, इसमें ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये वो स्ट्रैंड है जिससे एमआरएनए बनने वाला है, तो इसको अपन ने सेंस बोल दिया। ये कौन सा हो गया, एंटी सेंस। फिर अपन, क्योंकि अपन खुद बना रहे तो अपन एक ऐसी और स्ट्रैंड बनाएंगे जिसमें बेसिकली अपन टर्मिनेटर प्रमोटर को चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाली जगह पर जो ये वाली मतलब सीक्वेंस था वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को, मतलब सेंस की जगह एंटी सेंस की जगह सेंस आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब ये अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, ये अंदर जाने के बाद आरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन से। तो ये वाला जो है वो देखो पिंक कलर वाला स्ट्रैंड जो है उससे पिंक कलर का एमआरएनए बन गया, ऐसे समझ लो। और इसमें ग्रीन कलर, क्योंकि इसी स्ट्रैंड ऊपर वाले स्ट्रैंड की ही से ही क्या बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। इससे क्या बन गया, ग्रीन कलर का एमआरएनए बन गया। अब क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो पहले भी थे ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक बार जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो प्लांट सेल है, वो भी यूकैरियोट है, तो उसमें भी डाइसर होगा, तो वो डाइसर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। इसे अपन क्या कहेंगे, siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो जीन बनाई है इसको यहाँ से यहाँ तक डालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम का। तो अपनी बुक लिखती है कि बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन, बोले तो ये दोनों जीन इंट्रोड्यूस की जाती है होस्ट में। इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। देखो ये सेंस से कॉपी हुआ तो सेंस आरएनए, एंटी सेंस से कॉपी हुआ तो एंटी सेंस आरएनए।
और दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते हैं और फिर इनिशिएट करते हैं आरएनए आई प्रोसेस, जिसमें क्या होता है पहले डाइसर आएगा और वो क्या करेगा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बनाएगा। अब जब निमेटोड इसको कंज्यूम करेगा इस प्लांट सेल को तो ये एसआई आरएनए किसके अंदर चले जाएंगे, निमेटोड के अंदर चले जाएंगे। और निमेटोड की जो RISC होता है, देखो निमेटोड भी तो ये क्या है यूकैरियोट है तो उसमें भी ये एंजाइम होगा। तो RISC जो है वो इस SI RNA के साथ बाइंड करेगा और फिर ये क्या करेगा उस SI RNA के ये वाला स्ट्रैंड अलग कर देगा, ये वाला स्ट्रैंड अलग कर देगा, मतलब एक गाइड स्ट्रैंड बनाएगा, एक पैसेंजर स्ट्रैंड बनाएगा। अपन को पता है पैसेंजर स्ट्रैंड के तो टुकड़े हो जाते हैं, गाइड स्ट्रैंड को वो क्या करेगा जो निमेटोड के अंदर खुद के अंदर जो mRNA है उसके ऊपर जाके जोड़ देगा और उस mRNA को क्या कर देगा साइलेंस कर देगा। इससे वो निमेटोड क्या नहीं बना पाएगा, उसका mRNA काम नहीं करेगा तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा और ये प्रोटीन उसके खुद के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। तो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि इसका mRNA साइलेंस हो गया। mRNA कैसे साइलेंस हो गया, इस गाइड स्ट्रैंड की वजह से। गाइड स्ट्रैंड कहाँ से आया था, ये SI RNA से। SI RNA कहाँ से आया था, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA के टुकड़े हुए थे। ये कहाँ से आया था, क्योंकि अपन ने जीन इंट्रोड्यूस कराई थी। इसका मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होगी वो क्या करेगी RNAi प्रोसेस से अपने आप को स्पेस से क्या कर देगी, बचा लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी तक अपन ने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस देखी, अब अपन एप्लीकेशन देखते हैं मेडिसिन में। तो देखो मेडिसिन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो मेडिसिन खुद बनाने में, एक जीन थेरेपी होती है उसमें, और एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसे अपन रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कहेंगे। अब इन मेडिसिन के बाकी के मेडिसिन के कंपेयर में क्या एडवांटेज है, पहला ये प्योर होती है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी और इनके साइड इफेक्ट कम होंगे। अक्सर देखो इन मेडिसिन को बनाने के लिए जो जीन होती है, जैसे ह्यूमन पे मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो जिन जीन का इस्तेमाल करेंगे वो ह्यूमन से ही लेंगे। इसका मतलब ये मेडिसिन जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और एनिमल से नहीं निकाली गई है, जो कि बहुत सारे केस में निकाली जाती थी। तो जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनाएंगे वो प्योर होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, लेस साइड इफेक्ट करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स फॉर ह्यूमन अप्रूवल, मतलब अभी तक वर्ल्ड वाइड कितनी ऐसी मेडिसिन है जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है और ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए अप्रूव की जा चुकी है। तो वर्ल्ड वाइड तो 30 है और इंडिया में कितनी अलाउड है या अप्रूव्ड है, 12। ठीक है, उसमें से एक है ह्यूमन इंसुलिन, जिसे ह्यूम्यूलिन भी कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं आप सब जानते हैं उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे शुगर लेवल बढ़ने लगता है, तो उसे कम करने के लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन में जो इंसुलिन होगा उसे अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर 8th और 9th फॉर हीमोफीलिया A एंड B, ये भी अपन क्या करते हैं, हीमोफीलिया जो होता है उनमें क्या होता है क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, तो अपन क्लोटिंग फैक्टर बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से और फिर उस पर्सन को देंगे तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपन डिटेल में कौन सा समझने वाला है, ये ह्यूमन इंसुलिन वाला समझने वाला है टॉपिक। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर उस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। तो देखो इंसुलिन जो है उसे अपन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से कैसे बनाते हैं, क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो आप सब जानते हैं इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है जिसमें करीब 51 एमिनो एसिड होते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है, नेचुरली पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, मेंटेन करता है। ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है। सेकंड है डेफिशिएंसी, मतलब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो जब अपन खाना खाएंगे तो अपनी बॉडी में एकदम ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसे कोई ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसे सडन जो रेंज होता है मतलब राइज होता है अपने ग्लूकोज लेवल में, ये डायबिटीज पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। फिर उसकी किडनी के पास जाएगा, यूरिन के साथ वो जो ग्लूकोज होगा वो बाहर रिलीज किया जाएगा, जिसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब पर्सन को डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज ज़्यादा होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन उठता है कि उन्हें इंजेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं, वो इंसुलिन को मुंह से क्यों नहीं दिया जा रहा। तो देखो इंसुलिन एक तरह की प्रोटीन है, अगर अपन मुंह से उसे लेंगे तो जब अपने वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी तो अपनी बॉडी उसे प्रोटीन समझकर क्या कर देगी, उसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी, तो फिर वो काम ही नहीं करेगी। इसीलिए उसे क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन दे देते हैं उसके, ठीक है। अर्लियर दिस इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ कैटल और पिग, मतलब कैटल्स और पिग को मार के उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था, ठीक है। विच इज लेस इफेक्टिव, वो कम इफेक्टिव भी होता था और एलर्जी भी देता था, और वैसे भी वो एक खराब प्रोसीजर हो जाएगा, किसी और एनिमल को किल करके अपन निकालेंगे तो। नाउ इट इज फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब ये किससे बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, और इसमें ह्यूमन इंसुलिन वाली जीन का इस्तेमाल करेंगे, तो जो इंसुलिन बनेगा वो बेसिकली ह्यूमन इंसुलिन जैसा होगा, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और किसी एनिमल्स को अपन को मारना भी नहीं पड़ेगा। इट इज मोर इफेक्टिव विथ नो साइड इफेक्ट, ठीक है। अब हाउ इंसुलिन फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है पहले उसे भी समझते हैं, ताकि अपन समझ पाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते समय क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो अपनी बॉडी में हर चीज को करने के लिए कोई ना कोई जीन होती है, तो इसका मतलब इंसुलिन के लिए भी कोई जीन होगी, और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगी। कहां पर होगी, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में, ठीक है। फिर ये जीन बेसिकली डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनेगी। तो ये एक प्रोटीन बनती है जिसमें ये इतना सीक्वेंस ए पेप्टाइड कहलाता है जिसमें 21 एमिनो एसिड है, ये इतना सीक्वेंस सी पेप्टाइड कहलाता है जिसमें 33 एमिनो एसिड है, और ये इतना सीक्वेंस जो है वो अपने क्या कहलाता है, बी पेप्टाइड कहलाता है जिसमें 30 एमिनो एसिड है। अब ये जो चेन है ये फोल्ड होगी और फोल्ड होकर हार्मोन बनाएगी, जो बेसिकली अभी फंक्शनल नहीं है, वो एक तरह का प्रो हार्मोन है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये ए चैन, ये बी चैन, और ये इन दोनों के बीच में सी चैन, ये प्रो इंसुलिन है, अभी फंक्शनल फॉर्म में नहीं है। इसमें ए और बी चैन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चैन पे भी लगा हुआ है। इसके बाद अपनी बॉडी में क्या होता है, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है जो कि बेसिकली सी पेप्टाइड है, इसे रिमूव कर दिया जाता है, और जैसे इसे रिमूव करेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है इंसुलिन है और ये फंक्शनल है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हटा दिया, तो अब पीछे बी पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड थे, 30, और ए में कितने थे, 21, तो 30 और 21 कितने हो जाएंगे, 51, तो 51 अमीनो एसिड से अपना मैच्योर या फिर फंक्शनल इंसुलिन बन जाएगा। तो जो इंसुलिन फंक्शनल होता है, जो मैच्योर होता है, उसमें कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए और बी, जबकि पहले कितनी चेन थी, 3 चीज, ए थी, बी थी और सी भी थी, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाने में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ये जीन लूं और उस जीन का इस्तेमाल करके ये बना दूं, तो मेरा पहला तो ये ऐसा कुछ प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोटीन में से ये सी पेप्टाइड को हटाएगा कौन, ये बॉन्ड कौन बनाएगा, ये सब प्रॉब्लम है। तो एक तो रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, ये प्रॉब्लम है, और एक फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कैसे बनेगा, ये प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम कौन सी है कि सी पेप्टाइड कैसे हटेगा। तो फिर क्या किया गया, तो इली लिली करके 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इली लिली एक कंपनी का नाम है, जिसने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि ए पेप्टाइड बनाने वाली जो सेगमेंट था उसे आर्टिफिशियली तैयार किया, जीन तैयार कर ली, और बी पेप्टाइड बनाने वाली भी एक आर्टिफिशियल जीन तैयार कर ली, और ए पेप्टाइड बनाने वाली जीन एक अलग ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दी, बी बनाने वाली एक अलग ई कोलाई में डाल दी। तो उसमें जब वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो गया, फिर वो जब एक्सप्रेस करेगा तो पहला वाला जो ई कोलाई है वो ए पेप्टाइड बनाएगा, दूसरा वाला ई कोलाई जो है वो बी पेप्टाइड बनाएगा, फिर उन दोनों से वो प्रोटीन चेन निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों पेप्टाइड चेन के बीच में अपन बाहर क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे, और ये अपना क्या बन गया, इंसुलिन बन गया। ना तो सी पेप्टाइड की जीन इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। तो इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, एक ए चेन के लिए था, एक बी चेन के लिए था, सी के लिए उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल जीन इनटू 2 डिफरेंट ई कोलाई, और किसके थ्रू कराएंगे, प्लाज्मिड के थ्रू। फ्रॉम दीज वी प्रोड्यूस सेपरेट ए एंड बी चैन, 2 सेपरेट ए और बी चैन बन जाएगी। नाउ कंबाइन देम बाय फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इससे अपन को ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा, जिसे ह्यूम्युलिन भी कहते हैं। ये आपके आ सकता है प्रोसेस,
ये स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रो हार्मोन में कौन कौन सी चेन होती है, मैच्योर में कौन सी चेन होती है, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में किस पेप्टाइड स्ट्रैंड के करस्पॉन्डिंग जीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए से रिलेटेड करते हैं, बी से रिलेटेड करते हैं, सी का इस्तेमाल नहीं करते। कितनी अमीनो एसिड है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो सेकंड अपनी एप्लीकेशन है मेडिसिन में, वो एक तो अपन ने मेडिसिन बनाते, सेकंड है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। मान लो कोई बीमारी किसी जीन डिफेक्ट की वजह से होती है और अपन अगर उस जीन को करेक्ट कर देंगे तो फिर वो जीन जैसा नॉर्मली काम करती है वैसा करने लगेगी, जिससे वो डिजीज अपने आप सही हो जाएगी। और ऐसा अगर अपन चाइल्ड में कर सकते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए तो ये जीन थेरेपी और अच्छे से काम करती है। ठीक है। करेक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो में जो कि ज़्यादा सूट करेगा या जो भी पर्सन है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, वो करेक्ट जीन जो है वो डिलीवर करेंगे। ऐसा क्या कभी पहले किया गया है? तो एक केस है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 1900 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पर क्या की गई थी, परफॉर्म की गई थी। और इस गर्ल को कौन सी प्रॉब्लम थी? एडीए मतलब एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी थी। अब ये एंजाइम करता क्या है पहले अपन ये समझते हैं। देखो अपनी बॉडी में एक जीन होती है एडीए की, और ये जीन पहले एमआरएनए बनाएगी, फिर एक एंजाइम बनाएगी एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है, टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होता है, जिससे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। अब इस बच्ची में जो था वो एडीए डेफिशिएंसी थी, मतलब ये एंजाइम नहीं बन रहा था, और ये एंजाइम नहीं बन रहा था तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगी, और ये मैच्योर नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये बीमारी होती कैसे है? तो देखो ये जो जीन जो मैंने बताई थी एडिनोसिन डी एमिनेज बनाने वाली जीन जो होती है ये डिलीट हो जाती है, डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज। और इस एब्सेंस में क्या होगी, फिर ये एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा, इससे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है। अब इस बीमारी के क्या क्या क्योर हो सकते थे? तो पहला क्योर तो हो सकता था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका क्या मतलब है कि जो पर्सन है जिसको ये बीमारी हो रखी है उसे फंक्शनल एडीए डी एमिनेज, मतलब ये जो एडिनोसिन डी एमिनेज है, इस एंजाइम के इंजेक्शन दिए जाए, जिससे उस पर्सन में वो एंजाइम चला जाएगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगी और बीमारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा अपन को बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को एंजाइम तो वो खुद तो नहीं बना पा रहा, तो अपन को बार बार उस एंजाइम के क्या देने पड़ेंगे, इंजेक्शन देने पड़ेंगे। इसका मतलब कंप्लीटली क्योर नहीं हो रहा। सेकंड जो पहले ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा सकता था, करते थे, वो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो कोई डोनर मिलना चाहिए जो अपना बोन मैरो दे सके, और अगर अपन किसी और का बोन मैरो इस्तेमाल करेंगे तो अपना इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है जीन थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, अब फंक्शनल, देखो इसको अच्छे से समझाता हूँ। सपोज करो ये एक पर्सन है जिसको ये बीमारी है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट निकालेंगे, और इस लिम्फोसाइट में फंक्शनल एडीए cDNA क्या करेंगे, रेट्रोवायरस की हेल्प से डाल देंगे। इसका मतलब इस सेल को अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। किससे किया? फंक्शनल जीन से किया। ठीक है। अब फंक्शनल जीन है, इसका मतलब इस लिम्फोसाइट में क्या बनने लग जाएगा, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनने लग जाएगा। इस मॉडिफाइड टी लिम्फोसाइट को अपन वापस किस में डाल देंगे, उस पर्सन में डाल देंगे। इस पर्सन में ये एंजाइम भी बनेगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर भी होगी और उसका इम्यून सिस्टम सही रहेगा। तो अब फंक्शनल एडीए cDNA using retroviral vector introduced into lymphocyte, then transfer these lymphocyte back into the patient। पहले उस पेशेंट से निकालनी है, उसको मॉडिफाई करना है अपन को, और फिर वापस उसी में डाल देनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ये लिम्फोसाइट डालेंगे, ये लिम्फोसाइट ऐसे तो नहीं हमेशा जिएगी, ये तो मरेगी एक टाइम के बाद में, इनकी जब डेथ होगी। तो जब डेथ होगी तो अपन को वापस ये प्रोसीजर वापस रिपीट करना पड़ेगा। नई लिम्फोसाइट वापस निकालेंगे, उस पर वही प्रोसीजर करके वापस इंसर्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, लिमिटेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट, बिकॉज ये सेल इमोर्टल तो होती नहीं है।
इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि अगर इस बीमारी के बारे में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए और यही प्रोसीजर अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दे तो परमानेंट क्योर हो सकता है। ठीक है, तो ये था जीन थेरेपी। ठीक है, तो मेडिसिनल एरिया में लास्ट इस्तेमाल देखते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर कोई बीमारी अभी सिम्टम्स नहीं दे रही, इतनी कम लेवल पे है, उसी समय अपन उस बीमारी के बारे में पता कर ले तो शायद अच्छा होगा और अपन ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी अपन नॉर्मल रूटीन लाइफ में या फिर जो नॉर्मली मेडिसन एरिया में जो इस्तेमाल करते हैं टेक्निक, जैसे यूरिन आइडेंटिफिकेशन से, ब्लड टेस्ट करके, सीरम टेस्ट करके, वो तभी आइडेंटिफाई होती है जब वो बीमारी अच्छी खासी हो चुकी होती है और अब उसका ट्रीटमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा होगा कि अपन उस बीमारी के सिम्टम्स आने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर सके। यहाँ पर अपनी हेल्प करती है, कौन करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं? पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं और एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देखते हैं पीसीआर। अपन पढ़ चुके हैं पीसीआर क्या होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें स्मॉल सैंपल को अपन बार बार रिपीट करके बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उसे अपन तोड़ कर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे एनीलिंग कहते हैं। उसके बाद उस पर क्या करते हैं, अपन प्राइमर जोड़ते हैं और फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पे पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से उसको क्या करेंगे, मतलब डीएनए के पॉलीमराइजेशन करेंगे, जिससे एक डीएनए से 2 बन जाएंगे। अब अपन करना क्या है, जहाँ जिस मतलब जो अपना पेशेंट है जिसमें अपन को डाउट है कि ये बीमारी हो सकती है, उसकी किसी एक सेल से डीएनए को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और डीएनए कलेक्ट करेंगे तो उसमें ह्यूमन डीएनए तो होगा, अगर वो बीमार है सच में तो उसमें वायरल डीएनए भी होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, उसमें वायरल स्पेसिफिक प्राइमर डालेंगे। मतलब जो पीसीआर टेक्निक में प्राइमर डाले जाते हैं वो ऐसे प्राइमर लेंगे जो सिर्फ वायरल डीएनए पे जुड़ सकते हैं, ह्यूमन डीएनए पे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपन वायरल स्पेसिफिक प्राइमर डाल रहे हैं तो जो पीसीआर होगा वो सिर्फ वायरल डीएनए के लिए होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर उसमें वायरल डीएनए है तो पीसीआर का आउटपुट आएगा, मतलब एम्प्लीफिकेशन होगा। लेकिन अगर उसमें वायरस का डीएनए ही नहीं है तो ये जो वायरल स्पेसिफिक प्राइमर है ये ह्यूमन डीएनए पे तो जुड़ेंगे नहीं, तो एम्प्लीफिकेशन ही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, उसमें वायरस नहीं है। वापस रिपीट करता हूँ, पहले डीएनए कलेक्ट किया, उसमें वायरस स्पेसिफिक प्राइमर डाले और फिर पीसीआर के 3 स्टेप जो कि डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन है उसे परफॉर्म करेंगे। अब पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, डीएनए जो है अगर एम्प्लीफाई हो गया, इन तीनों से डीएनए एम्प्लीफाई हो गया, इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि जो वायरस है उसका वायरस स्पेसिफिक जो प्राइमर था वो कहीं जाके जुड़ा है, तभी तो डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है, ओवरऑल डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है, डीएनए बढ़ा है। और वो तभी हो सकता है जब उसमें पहले से कोई वायरल डीएनए था, क्योंकि वायरस स्पेसिफिक प्राइमर सिर्फ उसी पे ही जुड़ सकते हैं। तो इफ डीएनए एम्प्लीफाई देन सैंपल कंटेन वायरस, और अगर कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होता तो उसमें कोई वायरल डीएनए ही नहीं था, तो किसका एम्प्लीफिकेशन हो, इसका मतलब वायरस ही नहीं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, डिटेक्शन कर सकते हैं लो कंसंट्रेशन में, इसका मतलब जब सिम्टम्स ही नहीं आए तभी भी अपन डिजीज का पता कर सकते हैं। एड्स के केस में काफ़ी इस्तेमाल होती है। एक आरटी पीसीआर आपने सुना होगा, वो बेसिकली यही है, पीसीआर ही तो है आरटी पीसीआर। डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, किसी कैंसर पेशेंट पे आपको लगता है कि इसको कैंसर हो सकता है, उसमें म्यूटेशन है या नहीं है उसका भी अपन इससे पता कर सकते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पता कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक हो गई। दूसरी है प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोब क्या होता है। तो प्रोब का आम मीनिंग होता है खोजना, किसी चीज को खोजने वाले को क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होते हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसी पर्टिकुलर जीन के। किसी पर्टिकुलर जीन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, छोटा सा सेगमेंट होता है, या तो डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है, और रेडियो एक्टिव होता है। इसका मतलब फिर इसकी ऑटो रेडियोग्राफी आसानी से होगी, मतलब वापस उसका चेक करना बैंड पैटर्न वगैरह वो आसानी से होगा, रेडिएशन इमिट करेंगे। तो देखो मान लो कि अपन ने एक प्रोब बनाया और ये प्रोब बनाएंगे अपन नॉर्मल जीन के हिसाब से। मान लो एक पेशेंट है, उसमें मुझे चेक करना है कि उसमें म्यूटेशन हुआ या नहीं, और उस पेशेंट में मैं ये प्रोब डालता हूँ और मान लो वो जाके जुड़ जाती है, हाइब्रिडाइज हो जाती है, और फिर
अगर वो जुड़ेगी इसका मतलब उसमें नॉर्मल जीन है, क्योंकि नॉर्मल जीन पर ही जुड़ेगी प्रोब, क्योंकि मैंने तो प्रोब ऐसा ही बनाया है, तो वो उस पर जाके जुड़ जाएगी। फिर ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा तो एक्सरे फिल्म पर बैंड आएंगे, तो अगर बैंड आ रहे हैं इसका मतलब प्रोब कहीं जाके जुड़ा है, और प्रोब कहीं जुड़ा है इसका मतलब वो जीन अभी भी नॉर्मल है। लेकिन अगर वो म्यूटेटेड जीन होगी तो प्रोब तो उस पर जाके जुड़ नहीं सकता, क्योंकि जो जीन म्यूटेट हो चुकी है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो प्रोब तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रख रहा था नॉर्मल जीन के, म्यूटेटेड जीन के थोड़ी रख रहा था, तो वो प्रोब जाके उस पर जुड़ नहीं पाएगा तो फिर ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इफ देर इज म्यूटेटेड जीन, नो अपीयरेंस ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री टू म्यूटेटेड जीन। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। तीसरा है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो या तो अपन ये देखेंगे कि उस पर्सन में कोई स्पेसिफिक एंटीजन है क्या, या फिर अपन ये देखेंगे अगर उसको कोई बीमारी है इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई ना कोई एंटीबॉडी तो बनी होगी, उससे पता करके अपन एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इतना ही अपन को याद रखना है, अननेसेसरी अपन को नहीं लर्न करना। तो ये 3 जो प्रोसीजर है वो अपने किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और उनका कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एप्लीकेशन बताने। मतलब अगर एनिमल्स को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे तो उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहेंगे। फिर उन्हें मॉडिफाई करना ही क्यों है, तो एनिमल्स दैट हैव अ डीएनए मैनिपुलेटेड टू हैव एन एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन, मतलब उनके पास एक ऐसा डीएनए जिसे मैनिपुलेट किया गया है जिसकी वजह से उनके पास या तो एक एक्स्ट्रा जीन है या वो एक्स्ट्रा जीन कुछ काम कर रही है। ऐसे एनिमल्स को अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहेंगे। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे ट्रांसजेनिक रैट, पिग, सिप, काउ, फिश बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं, लेकिन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रैट ही होते हैं, माइस ही होते हैं, माउस होते हैं। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो याद रखना, अगर पूछे सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं तो वो रैट होते हैं। ठीक है, अब क्यों अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन क्या है, अपने लिए क्या फ़ायदा है उसका, वो समझते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर जीन की स्टडी करना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करती है, तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्टली वी फॉर्म अ ट्रांसजेनिक एनिमल विद डिजायर्ड जीन। जिस जीन की स्टडी करनी है उस जीन को निकालकर एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना दूंगा। जैसे मान लो एक ट्रांसजेनिक चूहा बना लिया। फिर क्या करूँगा, अब वो जीन जब उस चूहे में जाएगी तो वो चूहे में क्या क्या चेंजेज लाएगी, जो चेंजेज आएंगे पहले के कंपेयर में ऑब्वियस सी थिंग है, वो किसकी वजह से, उस जीन की वजह से। तो उस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है समझ सकता हूँ, उसके नॉर्मल फंक्शन को किस तरीके से अफेक्ट किया जा सकता है ये समझ सकता हूँ, वो खुद कैसे अफेक्ट करती है, मतलब क्या क्या फीचर्स लाती है ये समझ सकता हूँ, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये सब समझ सकता हूँ। तो मेरे को अगर किसी प्रोसेस की फिजियोलॉजी, किसी जीन की फिजियोलॉजी समझनी है तो जिस जीन की समझनी है उसे मैं किसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में इस्तेमाल कर लूँगा। फिर उस ट्रांसजेनिक एनिमल पर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। जैसे कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्विंग ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए ऐसा ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है स्टडी ऑफ डिजीज। मान लो किसी डिजीज की स्टडी करनी है कि वो बीमारी कैसे फैलती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उस पर कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो अपन क्या करेंगे, एक कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे। अगेन जैसे अपन समझ लेते हैं, मान लो चूहा बनाया ट्रांसजेनिक एनिमल, इसमें पहले उस पैथोजन को इंसर्ट करके इसे बीमार करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है, और फिर जो भी अपने पॉसिबल ट्रीटमेंट तैयार किया वो इसको देख के देखेंगे क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स सर्व एज मॉडल्स फॉर स्टडी ऑफ जीन एंड ट्रीटमेंट पॉसिबल फॉर डिजीज। ट्रांसजेनिक ऐसा कोई बनाया गया। और एक और चीज़, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसकी तरह काम करेंगे, मॉडल की तरह, मतलब स्टडी करने के लिए। ठीक है, ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, इन डिजीज के लिए बनाए जा चुके हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कभी कभी अपन ट्रांसजेनिक एनिमल में कोई जीन डालकर अपन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल है। एक तो ट्रांसजेनिक सिप बनाई गई जिससे ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट निकाला गया, क्या, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और ये किसको ट्रीट करता है, एम्फीसीमा डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो पहले तो अपन ने ट्रांसजेनिक सिप बनाई,
उस सेप ने क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया, कौन सा, अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन, और फिर इसका इस्तेमाल अपन ने अपनी एक बीमारी एम्फीसीमा जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए किया। ठीक ऐसे कैसे 1997 में एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई, काऊ बनाई गई, जिसको क्या नाम दिया गया, रोजी। और ये जो गाय जो थी वो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बनाती थी, मतलब ये नॉर्मल गाय के कंपेयर में ऐसा दूध देती थी जिसमें ह्यूमन जो मिल्क में प्रोटीन होता है वो ज़्यादा था। ठीक है, तो रोजी से गाय जो थी, जो ट्रांसजेनिक गाय थी, उससे जो अपन मिल्क मिलता था उसमें पर लीटर 2.4 ग्राम अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन होता था, जो कि ह्यूमन मिल्क में होता है। तो इससे क्या फ़ायदा, ये गाय जो दूध देगी वो अगर अपन ह्यूमन बेबी को पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा कंपैरेटिवली जो नेचुरल काऊ मिल्क होता है, क्योंकि इसमें वो प्रोटीन होगा जो नेचुरली ह्यूमन मिल्क में होता है। तो इट इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क। ठीक है, तो ये अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें अपन ने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए। चौथा है अपने वैक्सीन सेफ्टी। मान लो आपने कोई वैक्सीन तैयार किया तो उससे सीधा आप इंसान में तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो पहले क्या करेंगे, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, फिर उस ट्रांसजेनिक एनिमल ऑब्वियसली थिंग होगी वो बीमार करेंगे अपन ट्रांसजेनिक बनाकर, और फिर उस पर क्या करेंगे, वैक्सीन का टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे ये वैक्सीन क्या इस पर काम कर रही है या नहीं कर रही। तो जो पोलियो वैक्सीन थी वो ट्रांसजेनिक माइस बनाकर ही टेस्ट की गई थी। कभी कभी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपन को लगे कि ये वैक्सीन सही है तो इंसान पे ट्राई करने से पहले ट्रांसजेनिक मंकी पर भी टेस्ट कर सकते हैं, डबल एश्योर्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल ड्रग्स अपन ने बनाया तो चेक करेंगे कि वो कितना टॉक्सिक है, क्या ख़राब तो नहीं है, कितना सेफ है। तो वो भी पहले अपन इंसानों को देने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देंगे। उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सेंसिटिव बनाएंगे उस पर्टिकुलर केमिकल के टूवर्ड्स में। तो अगर वो केमिकल हल्का सा भी टॉक्सिक हुआ तो वो उसको किल कर देगा। तो अपन चेक कर सकते हैं कि किस लेवल तक उसकी सेफ्टी है। नाउ अभी जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है इसको देखकर अपन को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये इन जानवरों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे अपन अपनी वैक्सीन सेफ्टी के लिए, कभी केमिकल सेफ्टी के लिए, तो ये मर भी जाते हैं बहुत बार। तो क्या ये चीज़ सही है? तो आंसर है ऐसा गलत है। तो फिर अपन क्या करें? तो उसके लिए एक कमिटी बनाई जाती है जो इथिकल इशू डिसाइड करती है। तो इथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट मॉरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग जेनेटिक मैनिपुलेशन। मतलब इंसान जो भी ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या उसकी मॉरल ग्राउंड क्या है, क्या उसका कितना फ़ायदा है, कितने दूसरे जानवरों को टॉर्चर किया जा रहा है या नुकसान दिया जा रहा है, वो सब कोई तो डिसाइड करे कि रूल रेगुलेशन। तो उसे अपन क्या कहेंगे कि इथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करने ज़रूरी है। इंडिया में एक कमेटी है जिसे कहते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ये क्या करती है, डिसीजन लेती है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के लिए कि वो रिसर्च करना है या नहीं करना है, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, और फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए जब अपन अवेलेबल करवाएंगे तो क्या वो कितना सेफ होगा, वो सारे डिसीजन जो है वो GEAC लेती है और वो इथिकल ग्राउंड पे डिसीजन लेती है। ठीक है, तो देखो आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है बायो पेटेंट। तो पहले अपन समझते हैं पेटेंट क्या होता है, और अगर वो बायोलॉजिकल चीज़ों का हो तो वो फिर बायो पेटेंट कहलाएगा। तो पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, और कोई एजेंसी आपको एक राइट देगी टू एन इन्वेंटर, जो कोई चीज़ का डिस्कवरी करे उसे एक राइट देगी टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। मान लो मैंने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया तो मेरी परमिशन के बिना उसका कोई और इस्तेमाल ना कर सके, ये राइट मेरे को कोई सरकार या कोई एजेंसी देगी, वो ही मेरे को क्या कहलाएगा कि मेरे पास उस चीज़ का पेटेंट है। और ऐसा कोई बायोलॉजिकल सर्विस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या बायोलॉजिकल इन्वेंशन का है तो उसे बायो पेटेंट कह देंगे। ठीक है, तो बायो पेटेंट से क्या फ़ायदा है, इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ बायो रिसोर्सेज, इन्वेंशन और किसी प्रोसेस का अनऑथराइज यूज नहीं होगा। अगर बायो पेटेंट के केस में किसी अनऑथराइज यूज हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो उसे अपन बायो पायरेसी कह देंगे। बायो पायरेसी क्या होती है, इट इज टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय multinational companies and other organization without proper authorization from the country or people concerned without compensation payment।
मतलब एक कोई कंट्री थी या वहाँ के लोग थे जिसका वो मेजरली क्या है, अथॉरिटी है, मतलब उनके पास राइट होना चाहिए, उनकी परमिशन के बिना, उन्हें कोई पेमेंट दिए बिना कोई मल्टीनेशनल कंपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल करे, उनके बायो रिसोर्सेज या उनके किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बायो पायरेसी। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक अपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इंडियन बासमती राइस की बहुत सारी वैरायटी अपने इंडिया में है और 27 तो डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। जब ये पैटर्न नए नए आए थे तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि इंडिया से बासमती राइस ले गए और वहाँ से क्या किया कि बासमती की एक नई वैरायटी बना ली प्लांट ब्रीडिंग करके, और फिर इतना ही नहीं, उस नई वैरायटी का उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया, क्योंकि यहाँ तो किसी को मालूम था नहीं, तो नई वैरायटी का पेटेंट भी करवा लिया और उसके जीन का भी पेटेंट करा लिया, प्रोसेस का भी पेटेंट करा लिया। और अब उसके हिसाब से अगर इंडिया में भी कोई बासमती राइस से रिलेटेड कुछ करता है तो उसे इस कंपनी को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पेटेंट का रूल तो यही कहलाता है, जो कि बहुत खराब हुआ। तो बाद में हालांकि थोड़ा बहुत फाइट वाइट हुआ और कुछ चीज़ें सही की गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बायो पेटेंट के केस में, मतलब जिन लोगों को पता नहीं हो ऐसा हो सकता है। जैसे अपने यहाँ की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो टर्मरिक और नीम है उनका भी बायो पेटेंट किसी अमेरिकन कंपनी ने करवा लिया, जबकि ये तो अपन सब जानते हैं अपनों सदियों से, मतलब जब ये चीज़ें बायो पेटेंट वेटेंट ऐसा कुछ था भी नहीं, उससे पहले अपने इंडियन कल्चर में इन चीज़ों का इस्तेमाल मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है, एक दो डेफिनेशन है, पूछ सकते हैं, और ये जो पैराग्राफ आपकी बुक में दे रखा है आप उधर से रीड आउट भी कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन जो ये चैप्टर था अपना, कौन सा, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, साथ में अपनी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।